हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि तुम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा करा होगा। जो तुमने इतने एफर्ट्स लिए थे, जो इतने तुमने पढ़ाई करी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो काफ़ी अच्छे से लिखा होगा जाकर एग्ज़ाम में। तो बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाती है, हमारे सामने दो तीन एग्जामिनेशंस और आ जाती एंट्रेंस रिलेटेड। देखो, जेई मेन सेशन 1 तुमने ऑलरेडी जैन में दे दिया हुआ है। अब जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होती है, सबसे पहले आता है जेई मेन सेशन 2। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र सीईटी का एग्जामिनेशन। फिर बिटसेट के एग्जामिनेशन आते हैं। बिटसेट की भी दो एग्जाम्स होती है, दोनों आपके नॉर्मली महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशंस के बाद ही आते हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम बहुत ज्यादा क्रूशियल एग्जाम होता है, क्योंकि इसके थ्रू वो मुंबई के और महाराष्ट्र के काफी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीईटी के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, और जो चैप्टर्स हैं उनके वेटेज क्या है, और हम ये भी पता करने वाले हैं कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है, और पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करना जरूरी है, जहां से सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर की तरफ देखो ध्यान से। जो सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखा होगा तो इस क्लासिफिकेशन को मैंने किस तरीके से करा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन को मैंने दो तरीके से कर दिया हुआ है। क्लासिफाई हमने ऐसे करा है कि पहले हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो 11th स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान देना, 11th स्टैंडर्ड के टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, और 12th स्टैंडर्ड से हमारे पास 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 12th स्टैंडर्ड का वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की। देखो, 11th स्टैंडर्ड का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का जो परसेंट वेटेज होता है वो है 2% का वेटेज है इसका। जब मैं 2% के वेटेज की बात कर रहा हूं तो मतलब 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आने वाला इस टॉपिक से। 2% का मतलब, देखो सीईटी के सिलेबस में 2% का मतलब 1 क्वेश्चन है, 4% का मतलब 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने इस टेबल में परसेंटेज लिखे हुए हैं, इससे आपको एक आइडिया लेना है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको बताते हुए चलता हूं। तो मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर का भी 2% का वेटेज है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रेडॉक्स की तरफ अगर हम बढ़ते तो रेडॉक्स से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है जो थोड़ा स्टूडेंट्स अवॉइड करते पढ़ने के लिए, इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये इतना ज्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं है, बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मैं आपको सेकंड पार्ट में बताता हूं। ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आएगा। अब आगे हम बढ़ के देख सकते हैं कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4% का वेटेज है इसके पास बच्चों, 4% का वेटेज है। 4% के वेटेज का मतलब है कि दो क्वेश्चन आने वाले हैं, और एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से कर पाओगे। तो इस चैप्टर को गलती से भी ऑप्शन में मत डालना, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2% का वेटेज है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एस ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2% वेटेज ये भी रखता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैं कह रहा हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आपका नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है, आइसोमेरिज्म भी आ जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली चीजें जो है वो भी आ जाती हैं, और थोड़े से रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। और यहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 2% का वेटेज है। लास्ट चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड के लिए वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर मैं बात करूं तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं। इसमें से भी बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2% का वेटेज है।
तो अगर ये सारे के सारे वेटेज मिला लोगे तो 20% का वेटेज है। 20% का वेटेज का मतलब है कि 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, ठीक है, 10 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले। अब आगे बढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स लेते हैं। देखो 12th स्टैंडर्ड हमने पहले ही बात करा था कि वेटेज इसका ज्यादा है, तो उस वेटेज को हम समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो सबसे पहले देखो सॉलिड स्टेट की तरफ अगर तुम ध्यान दोगे, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है जिसका वेटेज 2% का मतलब एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक अच्छे वेटेज का चैप्टर है, इस चैप्टर को ऑप्शन में मत डालना। 6% का वेटेज है, मतलब 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को वेटेज अच्छा है, इसे ऑप्शन में नहीं डालना, इसे अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये ना सीटी के लिए हमेशा से बहुत अच्छे वेटेज वाला चैप्टर रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं इसके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इसका वेटेज 8% है, मतलब ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से। बी केयरफुल, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बताता हूं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का भी वेटेज 6% का है, इससे भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे है मेटलर्जी। मेटलर्जी का वेटेज है 2%, यानी कि इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसे नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें रटना बहुत होता है पी ब्लॉक में। बट अब ये नाइटमेयर है, रटने वाला काम है इसमें थोड़ा। तो यार ये चैप्टर 10% का वेटेज भी कैरी करता, मतलब इससे 5 क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को ऑप्शन में मत डालना, इस चैप्टर को थोड़ा सा याद करना है तुम्हें, अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्या करना है इसमें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। डीएनए ब्लॉक छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन इसका वेटेज देखो 6 है। 6% का वेटेज मतलब 3 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। छोटा सा चैप्टर है डीएनए ब्लॉक का, छोड़ना मत, इसको ऑप्शन में मत डालना। छोटा सा है, हो भी जाता है और बड़े आराम से इसमें स्कोर भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज है 2%, यानी कि एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से पूछा जाएगा जनरली, ठीक है। आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सब शुरू होने वाले। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का जो चैप्टर है उसका वेटेज है 6%, यानी कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसका भी वेटेज 4% का है, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस चैप्टर को प्लीज प्लीज ऑप्शन में मत डालना, गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये 8% का वेटेज कैरी करता है, यानी कि 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं यहां से, ठीक है। देन नाइट्रो कंपाउंड्स या कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन भी इसे कहा जाता है, ये कैरी करता है 2% का वेटेज, यानी कि 1 मार्क्स आने वाले हैं। 1 मार्क आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला 1 मार्क का इससे। बायोमोलिक्यूल्स अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स 4% का वेटेज रख रहा है, यहां से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलीमर का भी 2% का वेटेज है, एक क्वेश्चन आने वाला। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये टोटल वेटेज हो जाता है 80% का वेटेज, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस इससे, ठीक है। तो ये था वेटेज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर से पर्टिकुलरली किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महाराष्ट्र सीटी में, एज पर लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड जो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है ना। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में बोला एक क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन हो सकते हैं, या मोलार गैस वॉल्यूम पूछ सकते हैं आपसे, राइट। आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया रहेगा, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट कितना बनता है, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, राइट। और एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा क्रूशियल है मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में, इसको अच्छे से आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है गैसियस स्टेट का। इसमें से भी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो बेसिक लॉ के ग्राफ्स, बेसिक लॉ जब मैं कह रहा हूं तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे के सारे लॉ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और इन लॉज के हमारे पास ग्राफ्स पूछे जाते हैं, ग्राफ अच्छे से कर लेना। और इसमें एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, तो जो चार्ल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का ऐसा फॉर्मूला, वो सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आइडियल गैस इक्वेशन अच्छे से देखना है, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। वेंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान रखना कि वेंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि क्या होता है, उसके रिलेटेड ट्रेंड्स आते हैं। और जो चौथा टॉपिक होता है जहां से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो होता है एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। ये जो यूआरएमएस है, यू एवरेज वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गैसियस स्टेट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर रिडॉक्स की तरफ जाते हैं। अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन में बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का। वो आपको एक मॉलिक्यूल दे देंगे या कोई आयन दे देंगे, उसमें पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना होता है इसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहली चीज होगी। दूसरी चीज होगी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें बैलेंस करके उसके कोएफिशिएंट्स पूछे जा सकते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन अच्छे से पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक है। ये नॉर्मली लो वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो कैटलिस्ट से पूछेगा कि किस रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो कैटलिसिस वाला पार्ट है वो अच्छे से देख लेना। और दूसरा इसमें एड्जॉर्प्शन, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये दो दो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेना, तुम काम बन जाएगा तुम्हारा। सरफेस के बाद नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में अगर हम लोग आते हैं, मैंने पहले बोला अच्छे वेटेज का चैप्टर है। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने पहले भी बोला। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इस दोनों के बेसिस पे जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसे प्लीज अच्छे से पढ़ना। दूसरा आएगा फजान। फजान का जो एप्लीकेशन होता है ना, कि फजान रूल के हिसाब से जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर से जो उसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अफेक्ट होता है। ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है ना। तीसरी चीज पूछी जा सकती है डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के बेस पर स्टेबिलिटी पूछी जाती है, डाइपोल मोमेंट के बेस पर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत क्रूशियल टॉपिक है, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर का, मैग्नेटिक बिहेवियर का, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, राइट। उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 3 सेकंड में एमओटी के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। आगे लास्ट टॉपिक आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है ना। हाँ, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका H2O2 वाले क्वेश्चन, जो कि हाइड्रोजन चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर का वेटेज एक क्वेश्चन का है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आएगा H2O2 के बारे में पूछेंगे। H2O2 का बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछते हैं। तो हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा जाता है, राइट। उसके बाद आपके आइसोटोप्स पूछे जाते हैं हाइड्रोजन के, कि भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पढ़ लेना। ये नॉर्मली लेस वेटेज का चैप्टर है, कभी कभी इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है। तो अगर आपको किसी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने का मन है, फुल स्कोर करना है, तो हाइड्रोजन पढ़ो, एक क्वेश्चन आएगा। नहीं तो अगर एक किसी चैप्टर को हमें ऑप्शन में छोड़ देना है, टाइम हमारे पास कम है, तो हम हाइड्रोजन को छोड़ सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली ये क्या करते हैं,
अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। NaHCO3, Na2CO3, NaCl की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस देख लेना है। मेटालिक प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड होता है वो अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब केमिकल फिजिकल जो ट्रेंड होते हैं ना ब्लॉक्स में, वो ध्यान रखना है। जितने लोगों के एनामोलस कैरेक्टर्स है उस पर ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट वाला टॉपिक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सोडियम पोटेशियम का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत क्रूशियल, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लेना, IUPAC नोमेनक्लेचर, थोड़ा आइसोमरिज्म वाले पार्ट भी देख लेना। देखो आइसोमरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा 12th के अल्काइल हैलाइड में भी आ जाता है, बट इसमें नोमेनक्लेचर देख लेना, बॉन्ड फिशन देख लेना, और जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चारों इफेक्ट अच्छे से देख लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन पे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंट पूछे गए। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे तरीके से देख लेना इस चैप्टर में। आगे अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। इसमें जो कंपाउंड्स है उसके प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, यहां से मेजरली क्वेश्चन बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, इसमें आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के थोड़े से देखने पड़ेंगे। जो नेम्ड रिएक्शंस उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अल्केन में वर्ड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछी जाती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हमने सारे के सारे निपटा लिए। अब हम बढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स की तरफ। 12th स्टैंडर्ड में जो सबसे पहला चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट। एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे पहला टॉपिक आप बात कर सकते हो वो है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन के बीच के डिफरेंस को ध्यान में रखना है कि क्या होता है भाई। उसके बाद पैकिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप की पैकिंग है, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक। क्रिस्टल के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। वॉइड के बारे में हो सकता है डिस्कशन, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। रेडियस एंड एज लेंथ के ऊपर क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट है। रेडियस और एज लेंथ का जो रिलेशन होता है वो फॉर्मूले याद रखने, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला आता है डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट में जो स्कॉटकियन फ्रैंकल डिफेक्ट है वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि किस टाइप का डिफेक्ट किस कंपाउंड में हो सकता है। नॉर्मली आपको वो कंपाउंड दे देते हैं और बोलते हैं किस टाइप के डिफेक्ट पॉसिबल है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें थोड़े से फिजिक्स की चीजें भी आ जाती है, इसमें सेमीकंडक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। पी टाइप, एन टाइप वाली भी चीजें थोड़ी सी इसमें आ जाती है, डोपिंग वाला चीज आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको कवर करनी सॉलिड स्टेट के अंदर। एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, वो है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशंस बहुत अच्छा वेटेज का चैप्टर। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी होती है वो था टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, और जो उसके एग्जांपल्स दिए रहते हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि बटर किस टाइप का सॉल्यूशन है ना, एरोसॉल क्या है, ओके, हाँ, मिस्ट क्या है, फॉग क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो वो जो एक टेबल होती है ना जिसमें सब टाइप के सॉल्यूशंस और उसके एग्जांपल्स दिए रहते हैं, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज जो सॉल्यूशंस में तुम्हें करनी चाहिए वो है रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरी टॉपिक जो आपको इसमें करनी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करनी है। व्हेन आई से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ वेंट हॉफ फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से कर लेने। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको कर लेनी होती है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को ऑप्शन में मत डालना, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपली आंसर आ जाता है, तो इसको अच्छे से करना है हमें। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्मोडायनामिक्स, सबसे अच्छे वेटेज वाले चैप्टर्स में से एक है। 4 क्वेश्चन आएंगे भैया, 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना।
अब देखते हैं 4 क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, राइट ना। दूसरी चीज जो अच्छे से पढ़नी है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट फंक्शन है कौन सा पाथ फंक्शन है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन उस पे आते हैं। चौथी चीज ध्यान में रखनी, साइन कन्वेंशन वर्क डन का और हीट के साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने। पांचवा अच्छे से पढ़ना है मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स के फॉर्मूले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। जो नेक्स्ट है वो इंथैल्पी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंथैल्पी आपसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज अच्छे से कर लेना, हेस लॉ अच्छे से कर लेना, हेस लॉ के भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। ये भी 4 क्वेश्चन का टॉपिक है नॉर्मल। अच्छा देखो केमिकल काइनेटिक्स में नॉर्मली क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में 4 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन आते हैं, 6% का वेटेज है। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वाले कैलकुलेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले कैलकुलेशन। याद रख लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आता ही आता है फाइंड आउट करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन देख लेना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल आने ही आने। अर्हेनियस इक्वेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन सारे टॉपिक से तुम्हारा काम बन जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का। रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ भी एक बार देख लेना अच्छे से कैसे करने। उसके बाद जो चैप्टर आता है मेटलर्जी, एक क्वेश्चन आता है 2% का वेटेज है। नॉर्मली कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये सब प्रोसेस और ओर्स के टाइप, किसका क्या ओर है किसमें क्या प्रेजेंट, वो चीजें ही ज्यादा फ्रिक्वेंट पूछी जाती है। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाले प्रोसेस भी बहुत ढंग से कर लेना, यहां से ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। आगे जो आता है पी ब्लॉक, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जितने भी कंपाउंड आपको दिए गए हैं भाई साहब, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एनामोलस प्रॉपर्टीज जो है उसके ट्रेंड बहुत अच्छे से करने हैं, जो भी एनामोलस बिहेवियर वाली जनता उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड अच्छे से पढ़ना है, ये सब जो प्रॉपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं या फिर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, वो देख लेना। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जो कंपाउंड्स दिए गए सिलेबस में इनके यूजेस भी पढ़ने हैं। मतलब इन शॉर्ट मेहनत करके भाई पी ब्लॉक याद कर लो, घर वालों को बोलो ओरल्स लेके याद कराओ हमें ये, लेकिन इस चैप्टर को ऑप्शन में मत डालना, बहुत वेटेज का चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डीएनएफ, छोटा सा चैप्टर बट अच्छा वेटेज रखता है। डीएनएफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। डीएनएफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस कर लेना, एक टेबल तुम्हें बुक में मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ना जो लास्ट के 3 शेल या 2 शेल के कॉन्फ़िगरेशन लिखे रहते हैं उसको प्रैक्टिस करना। ईसी से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फिर पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बिहेवियर से भी क्वेश्चंस आते हैं, किसके हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेंड्स अच्छे से याद रख लेना, एटॉमिक साइज का ट्रेंड है ना, एटॉमिक साइज का ट्रेंड डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में कैसे चलता है, ये जो ट्रेंड इन जनरल दिए हुए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड। तो जो भी केमिकल और फिजिकल ट्रेंड्स हैं डी ब्लॉक के ज्यादा पूछे जाते हैं, एफ ब्लॉक के ट्रेंड्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कहां होता है क्यों होता है कैसे होता है। और सबसे लास्ट वाला टॉपिक है कलर। जितने भी आयंस के कलर है सबको घर वालों को ये काम पे लगाओ, मम्मी को बोलो याद करा दो मम्मी, वो पूरा कलर याद रख लेना। कलर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता, तो आयंस के कलर प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से हमें इसमें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वर्नर थ्योरी। वहां से क्वेश्चन आता है भैया, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में, है ना, वो अच्छे से पढ़ना। टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ लेना, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, ये कौन सा है, ये मोनोडेंटेट होगा कि बाइडेंटेट होगा, ये क्वेश्चन। उसके बाद वीबीटी के क्वेश्चंस आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है।
इनर एंड आउटर ऑर्बिटल पूछ सकता है। इनर एंड आउटर ऑर्बिटल में हमने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा दे रहा है, इनर वाले कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। पेयरिंग नहीं हो रहा तो आउटर वाले बन रहे हैं। तो वो सारे के सारे पढ़ लेना अच्छे से, जितने भी एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन में बहुत क्रूशियल आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म टॉपिक को ऑप्शन नहीं डालना है, आइसोमेरिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, टेट्राहेड्रल फील्ड है, वो दोनों बहुत अच्छे से देख लेना। T2G EG में कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो ध्यान से देख लेना। और सबसे लास्ट में आपको जो करना वो यूजेस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनके यूजेस बहुत है, मेडिकल में है, इंडस्ट्रीज में है, तो वो बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, सब मिल जाएंगे तुम्हें बुक्स में। अब आगे हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, हेलो अल्केन से लेके नाइट्रो कंपाउंड तक, ये 4 चैप्टर में, इन सारे में एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान में रखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, और सबसे क्रूशियल नेम्ड रिएक्शन। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बनी हुई रिएक्शंस को ऑप्शन में मत छोड़ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसको। क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, बर्क रिडक्शन हो गया, समझ में आ रही मेरी बात, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गए, ये सब के सब बहुत क्रूशियल होते हैं तो इनको छोड़ना मत। तो हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड नाइट्रो कंपाउंड, इनमें सब में कॉमन ट्रेंड यही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, नेम्ड रिएक्शंस और रिएजेंट कहाँ लगने पर क्या बनता है वो प्रैक्टिस करना है। ये सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन सी बात है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसमें एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रो कंपाउंड में ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट वाले क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम वाला जो डाइजोनियम वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ना, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स को, तो बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है वो आती है भाई कि ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपसे प्रोटीन यूजेस उसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और सैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करना। सैकेराइड ऑप्शन में मत डालना भाई, उससे क्वेश्चन आता है, पॉलीसैकेराइड कौन सा है, मोनोसैकेराइड कौन सा है ना। ये वाला जो डाइसैकेराइड है ये ब्रेक होके किसमें किसमें ब्रेक होगा, जैसे सुक्रोज ब्रेक हो रहा तो किसमें ब्रेक होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। अब आते हैं पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे तरीके से करो, तुम्हारा काम बन जाएगा पॉलीमर में। उसके बाद फिर नायलॉन 6 हो गया, 66 हो गया, राइट ना। उसके बाद ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ये सारी चीजें एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। सबसे लास्ट में ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है, नैनो और जो नैनो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ये चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी सा होता है, एक बार 2 बार पढ़ोगे आंसर लिख पाओगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर का वेटेज एंड चैप्टर से पूछे जाने वाले टॉपिक्स। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करोगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो जो जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको पेन लो और अपने बुक में नोट डाउन करो, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को मिस आउट मत करना, ठीक है। सो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटी एग्जामिनेशंस। आई होप आप अच्छा करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराओगे। थैंक यू सो मच।